ये बात जो है यहाँ कही जा रही है, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अगर नीतीश को विदा भी करेंगे हम तो जिता कर विदा करेंगे। हाँ जी देखिए, जब आपको ये चर्चा वहां दूर 1000 किलोमीटर दूर हाँ दिल्ली में बैठे सुनाई पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा यहाँ जमीन पर है। जब धुआं आग लग होती है तभी धुआं होता है। और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में इस बात को लेकर शंका है कि हो ना हो अगर बीजेपी फिर से एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, गठबंधन की पार्टी के तौर पर उभरी, तो हो ना हो इस बार जो है वो अपना सीएम कैंडिडेट हाँ पेश कर दे, उसका दावा भी कर दे। जिस सीट पर बीजेपी लड़ रही है उस सीट पर जेडीयू का जो वोट है उसका एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये हाँ बात यहाँ पर जमीन पर कही जा रही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मारने में उनको कोई कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिलाकर जेडीयू के जो वोकल जो 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 वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुले तौर पर इस बात को कहते नजर आते हैं कि हमारे लीडर ने इस राज्य को 20 साल से रूल किया है तो उनका अपर हैंड होना चाहिए। और लालू यादव जो है वो हमेशा से चाहते रहे हैं कि नीतीश उनके साथ रहे। जो मैं सूत्रों की बात कह रहा हूँ उसमें उसमें ये बात तक कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू के जो 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 रणनीतिकार हैं वो इस बात को अपने कैलकुलेशन में ले चुके हैं कि पोस्ट पोल सिचुएशन क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा, और क्या क्या उस सिनेरियो में एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने की बात सोची जा सकती है। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है कि अब सांसदों को तोड़ने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है, लेकिन उसी स्थिति में जब बीजेपी की सीटों की तादाद पहले की तरह जेडीयू के सीटों की तादाद से कहीं हाँ ज्यादा रहे, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच और बीजेपी के बीच, वो एक इस थ्योरी को लेकर सामने आ रही है कि ये इस तरह के जो नेता हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल आरजेडी के साथ सरकार बनाने में सफल होते हैं और चेहरा सीएम बने रहते हैं। तो उस वक्त उस लिहाज से भी इन नेताओं के लिए जो अलग तरह की भाषा इस्तेमाल करते हुए कहे जा रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिर ये आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो भाषण याद होगा, 1 करोड़ लाख दे दें या 1 लाख करोड़ दे दे या एक डेढ़ लाख लाख करोड़ दे दे, जो भी है, जो भी उनका वो था। तो वो कहाँ गया, वो कहाँ आया, जमीन पे आया नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दिल्ली ब्लास्ट की दिल्ली की तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर, बिहार के मतदान का आज दूसरा चरण। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह, जिन्हें आप उनके यूट्यूब चैनल उमा शंकर पॉइंट पर भी देख सकते हैं। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। और चूंकि आप बिहार के दौरे पर हैं, आपका गृह राज्य है बिहार, तो ज्यादा करीब से आप देख पा रहे हैं क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे चरण के मतदान में। वोटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, कहा जा रहा है कि पहले चरण को भी पीछे छोड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 14% के आसपास वोटिंग जो है वो हुई है, और पिछले चरण से 9 बजे के की हाँ, बात की तुलना करें तो 1% ज्यादा है। अब दिन चढ़ने के साथ देखिए कि किस दिशा में ये वोटिंग जो है वो जाती है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वोटिंग जो है वो पहले चरण का भी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेगा। तो क्या आप किस किस इलाके में सेकंड फेज में घूमे, और उमा जी वहां पर क्या दिखाई दिया लोगों के मूड को देख करके, क्योंकि आप लोगों के मूड को पकड़ने के विशेषज्ञ भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपका अपना गृह भी है। तो किस तरह का मूड वहां पर दिखाई दे रहा है, लोगों में सेंस क्या निकल कर आ रही है? जी देखिए, सबसे मोटे तौर पे जो बात, चाहे मैं गया हूँ चंपारण की दिशा में या मिथिलांचल के इलाके में घूमा हूँ, सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आती है वो ये है कि नीतीश कुमार के लिए एक अलग तरह की सहानुभूति है। और उन्होंने जो काम किए वो उसकी गूंज तो सुनाई पड़ती ही है, लेकिन जो सहानुभूति की लहर है वो बहुत ज्यादा है, और खासतौर पे महिलाओं में। और इसलिए अगर मधुबनी की भी बात करें तो मैं आपके साथ विजुअल भी साझा करूंगा, शेयर करूंगा। जी। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में पंक्तियों में लगी हैं, कतार में लगी हैं। हालांकि कुछ एक जगहों से वोटिंग फ्लो होने की शिकायत भी मिल रही है, लेकिन चुनाव आयोग उसको देख रहा होगा। लेकिन जिस बड़ी तादाद में सुबह से महिलाएं लाइन में लगी हैं तो इस बात को और पुष्ट करता है कि पहले चरण में भी महिलाओं ने, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो मेरी जानकारी है, चुनाव आयोग की तरफ से महिला और पुरुष की वोटिंग का जो डिफरेंस है वो अभी तक पहले चरण में क्या रहा वो नहीं बताया गया है, लेकिन ये माना गया पहले चरण में कि महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में वोटिंग की है, तो वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। और मैं इसको इस तौर पे देखता हूँ कि ये वोट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है, जेडीयू के पक्ष में जा रहा है।
आप बड़ा जोर देकर बोल रहे हैं जेडीयू के पक्ष में जा रहा है, चुनाव तो एनडीए लड़ रहा है ना वहां पर। जी बिल्कुल, चुनाव एनडीए लड़ रही है, लेकिन क्योंकि जो मैंने बात पहले कही कि देखिए, अगर साइकिल योजना जो 2007 के आसपास नीतीश कुमार लेकर आए, तो वो जो बच्चियां थी वो अब वोटर हैं और वो मजबूती के साथ नीतीश के साथ खड़े हैं। बेशक यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, बीजेपी उसकी पार्टनर है, लेकिन नीतीश का चेहरा जो है वो यहाँ पे ज्यादा प्रबल है। और तभी आपने देखा कि जब बीजेपी ने नीतीश को अपना औपचारिक तौर पे चेहरा घोषित नहीं किया, चाहे वो अमित शाह हों या फिर ललन सिंह जो कि जेडीयू के ही नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि विधायक दल जो है इसका फैसला करेगा। तो वो जो एक कसक है यहाँ पे नीतीश के कोर वोटरों में, उसको आप भांप सकते हैं। और ये बात जो है यहाँ कही जा रही है, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अगर नीतीश को विदा भी करेंगे हम, तो जिता कर विदा करेंगे। तो ये सेंटीमेंट, कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सेंटीमेंट के आधार पे वोटिंग होती है, और बिहार में तो खास तौर पे सेंटीमेंट, उसमें जाति जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन भावनात्मक वोटिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इस बात पे जोर देकर मैं कह रहा हूं कि नीतीश जो है वो एक लीडिंग भूमिका में यहाँ पर है, न सिर्फ एनडीए के एनडीए मोर्चे के तौर पर, बल्कि अपने व्यक्तिगत तौर पर भी। और खासतौर पे जो महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी की नीति वो लेकर आए, उस पर अडिग रहे बहुत बार। इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि बिहार को बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश नेपाल से शराब जो है वहां पे खुलेआम यहाँ पर आ रही है और बिक रही है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने उस शराबबंदी की नीति पर कायम रहे, जो कि महिलाओं को काफी ज्यादा सूट करता है। कई घर हमने देखे बर्बाद होते हुए शराब की वजह से। हालांकि कई घर अब भी बर्बाद हो रहे हैं कुछ अलग वजहों से, चाहे वो गांजा हो या बाकी जो हम्म। नशा का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन बहुत हद तक बंदिश रही। और महिलाओं का इस तरह से झुकाव जो है वो नीतीश के लिए रहा। इसलिए मैं मोटे तौर पे और साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि नीतीश के लिए एक अलग तरह की जो लहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उमा भाई, एक चीज बताइए, कुछ दिनों से हम ये नारा बड़ा तेजी से सुन रहे थे कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। अब जब मैं कुछ वहां के बिहार के पत्रकारों से और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सिर्फ नारा नहीं है। जेडीयू के समर्थकों में, कोर वोटर्स में ये बात बड़ी पैमाने पर चर्चा हो रही है, वो लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं करके बीजेपी ने भूल की है, बीजेपी के जहन में कुछ और चल रहा है। तो इसका असर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या इस तरह की चर्चा भी आपको वहां पर लोगों के बीच में, जनता के बीच में, खास तौर पर नीतीश के कोर वोटर के बीच में सुनाई दे रही है? जी देखिए, जब आपको ये चर्चा वहां दूर, 1000 किलोमीटर दूर हाँ। दिल्ली में बैठे सुनाई पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा यहाँ जमीन पर है। जब धुआं आग लग होती है तभी धुआं होता है। और ये जो बात है ना, ये बहुत, इसकी पृष्ठभूमि काफी अहम है। जो अभी नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं किया, वो तो मतलब एक फौरी बात है, अभी तुरंत की हाँ। बात है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं, 2020 के चुनाव में जाएं, तो जिस तरीके से जेडीयू की सीटों की तादाद महज 43 आई, उससे भी काफी ज्यादा रिजेंटमेंट जो है वो जेडीयू में और खासतौर पे नीतीश कुमार खुद उनके मन में आई थी। और तभी आपको याद होगा, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते रहे, और खुद जेडीयू के जो नेता हैं वो कहते हैं, ललन सिंह के तरह के नेता, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब फोन किया उसके बाद जाकर वो माने। तो अब जो है, ये बात और ज्यादा अहमियत रखती है कि बीजेपी के साथ इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद और 16% कॉन्सोलिडेटेड वोट बैंक होने के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। वो कहती रही कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे ऐलान से बचे। और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में इस बात को लेकर शंका है कि हो ना हो, अगर बीजेपी फिर से एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, गठबंधन की पार्टी के तौर पर उभरी, और अगर जेडीयू की सीटों की तादाद जो है वो कम रह गई, तो हो ना हो इस बार जो है वो अपना सीएम कैंडिडेट हाँ। पेश कर दे, उसका दावा भी कर दे, और बड़ी पार्टी होने के नाते हाँ। उसका हक भी बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठी है। और जमीन पे ये बात भी कही जा रही है कि इस वजह से जेडीयू का जो वोट है, देखिए 101 सीट पे दोनों हाँ। पार्टी लड़ रही है, तो हाँ। जो जिस सीट पर बीजेपी लड़ रही है, उस सीट पर जेडीयू का जो वोट है उसका एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये हाँ। बात यहाँ पर जमीन पर कही जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो रोल रिवर्सल टाइप हो सकता है, कि जैसे पहले बीजेपी 70 से अधिक सीट कर जीत कर आई और जेडीयू 43 तक सिमट गई। कुछ जेडीयू के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार ये उल्टा हो सकता है। हालांकि ये आकलन की बात है, हम और हाँ। आपसे इस बात की बिल्कुल, ये तो चर्चा करते हैं चर्चा जो में है, जमीन पर यहाँ बिल्कुल। पे हो रही है।
हम्म। तो ये अगर होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि जिस नारे की आप बात कर रहे हैं वो भी फलीभूत होता नजर आ सकता है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मारने में उनको कोई कोई दिक्कत नहीं होती। और सही बात है, अगर कुर्सी के लिए अगर आप जेडीयू के साथ, आप बीजेपी के साथ रहें तो, या आरजेडी के साथ रहें तो, अगर आपको रूल करना है तो जो पार्टी उस वक्त मुफीद लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। तो जो आप नारा सुन रहे हैं उसके पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये है। लेकिन उमा भाई, मैं आपको इसलिए कहूंगा, ये जो पलटी मारने की बात है ना, ये हम पत्रकारों के लिए, खास तौर पर दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों के लिए ये बड़ी बात होती है। जो वोटर है, जो नीतीश कुमार का वोटर है, उसके लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे एक प्राइड फील होता है कि हमारा नेता सत्ता में है, फिर चाहे वो तेजस्वी के साथ आए या फिर बीजेपी के साथ आए। तो ये उनके जहन में, मुझे लगता है वोटर जो नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं, उनके जहन में ये पलटी वल्टी ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जब सत्ता में पार्टी होती है तो उसका फायदा जो है कार्यकर्ताओं तक पहुंचता रहता है। और ये वजह है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है एक लीडिंग रोल में रहें। हाँ। एक और अहम बात यह है विक्रांत की, ये भी देखने में आ रहा है कि क्योंकि पिछली बार के चुनाव में एलजेपी ने काफी वोट काटा था हाँ। और नीतीश कुमार की सीटों की जो तादाद है वो घटकर 43 रह गई। इसमें रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी की भूमिका भी काफी अहम मानी गई। तो ये भी देखने में आ रहा है या ये भी सुना जा रहा है यहाँ पर कि जो जेडीयू का जो वोट है, क्योंकि कोलिशन हाँ। में 29 सीट लेकर एलजेपी लड़ रही है, तो वो जेडीयू का वोट जो है वो भी एलजेपी को ट्रांसफर नहीं हो हाँ। रहा है। तो कितनी बड़ी कामयाबी लेकर आएंगे चिराग पासवान वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो फौरी तौर पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कि जेडीयू का वोट जो है वो ट्रांसफर ना हो। तो कुल मिलाकर जेडीयू के जो वोकल जो 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 वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुले तौर पर इस बात को कहते नजर आते हैं कि हमारे लीडर ने इस राज्य को 20 साल से रूल किया है तो उनका अपर हैंड होना चाहिए। और वोटिंग पैटर्न जो है उसमें उस बात का जो एक एक रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक और चीज मैं उमा भाई आपका ध्यान चाहूंगा कि मैं तेजस्वी यादव का एक ट्वीट पढ़ रहा था जो उन्होंने 9 तारीख को किया था, और रात को 9:40 पर इन्होंने इसमें ये कहा था, जिसमें ये कहा था कि देर रात तक गृह मंत्री होटल में रुक रहे हैं, वहां पर सीसीटीवी बंद कराकर अधिकारियों को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस लाइन पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, उन्होंने ये लिखा कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर अधिकारियों को गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने पर उकसा रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी, तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना यह काम मुख्यमंत्री आवास से हो रहा है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। ये सॉफ्ट कॉर्नर कल मैंने राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचना, माफ कीजिएगा, प्रियंका भारती से बातचीत की। वो भी लगातार ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले नीतीश जी को बहुत अपमानित कर रहे हैं, उनके सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के रुख में, आरजेडी के रवैये में चाचा को लेकर के बहुत नरमी, बहुत सहानुभूति, तो ये जो चर्चाएं गर्म हुई हैं, क्या ये सच में कुछ ऐसा होता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, आप बहुत ही बारीक लाइन पढ़ रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो काफी हद तक सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो आपने तेजस्वी यादव के बयान की बात की, ट्वीट की बात की, तो इसके पीछे जो एक, अगर नीतीश के साथ फिर से एक नजदीकी है, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह लालू यादव है। हाँ। और लालू यादव जो है वो हमेशा से चाहते रहे हैं कि नीतीश उनके साथ रहे। अलग बात है, अलग कतिपय वजहों से नीतीश जो है वो साथ आते रहे हैं और जाते रहे हैं। जो हमारे सूत्र हैं या जो हमारे मित्र हैं वो इस बार ये बता रहे हैं कि आरजेडी अपना ये दरवाजा खुला रखना चाहती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आरजेडी पुराने प्रदर्शन को दोहराती भी है और हाँ। अगर वो 80 सीट ले आती है, फिर भी उनको चाहिए होगी कितनी सीट? 122 हाँ। में अगर 80 घटा दें, या फॉर दैट मैटर अगर 90 भी घटा दें, अगर मान लीजिए कि आरजेडी, मान लीजिए कि 90 सीट भी लेकर आ जाती है तो 32 सीट चाहिए होगी। अब 32 सीट कहाँ से आएगी? तो ये कैलकुलेशन है। 32 सीट कांग्रेस तो नहीं जीतने जा रही, इतना तो हाँ। साफ तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ। और दूसरी पार्टियां भी हैं वो भी सीट जीत कर लेकर आएंगी। और पिछली बार जिस तरह से 124 के साथ एनडीए ने सरकार बनाई, उस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि बहुत कम मार्जिन हो आंकड़ों को छूने में। लेकिन आरजेडी इस तौर पे अपने दरवाजे खुले रख रही है कि
कल को अगर नीतीश कुमार को ये लगे कि उन्होंने इस तरह की जीत हासिल की है कि वो अब इस कमांडिंग पोजीशन में है, सिचुएशन में है कि वो बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दें, जैसा कि जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये लगातार संदेश संकेत दिया जाता रहा है कि बीजेपी टाटा बाय बाय कहने की कोशिश करती रही है, या चुनाव नतीजे इस तरह के आए तो टाटा बाय बाय कह सकती है, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर सामने आ सकती है। तो जो शंका, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और आरजेडी जैसी पार्टी को वो उम्मीद मिल रही है। जो मैं सूत्रों की बात कह रहा हूँ उसमें उसमें ये बात तक कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू के जो 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 रणनीतिकार हैं, वो इस बात को अपने कैलकुलेशन में ले चुके हैं कि पोस्ट पोल सिचुएशन क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा, और क्या क्या उस सिनेरियो में एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने की बात सोची जा सकती है। एक चीज और बहुत चर्चा में चल रही है, इसको जो विपक्ष है वो तो हवा दे ही रहा है, वहां पर लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं कि तीन नेताओं का बहुत नाम लिया जा रहा है जेडीयू के, जिसमें ललन सिंह भी हैं, जिसमें संजय झा भी हैं, जिसमें विजय चौधरी भी हैं। ये कहा जा रहा है कि आरोप तो विपक्ष का सीधा ये है कि ये लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। क्या जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के जो राज्य स्तर के जो नेता है, उनके बीच में भी कुछ ऐसा जेडीयू के अंदर दो दो चीजें, दो कैंप होने की बात आ रही है? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के बिना जेडीयू कुछ नहीं है, जेडीयू का मतलब ही नीतीश कुमार है। तो क्या जेडीयू के अंदर उनकी जो दिल्ली वाले नेता हैं, वो दिल्ली बीजेपी के संपर्क में, या उनके लिए बैटिंग तक करने की बात कह रहे हैं यहां तो लोग? जी देखिए, जिस तरह के बयान खासतौर पे ललन सिंह की तरफ से आए हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, और ये भी क्योंकि देखिए बिहार के जो चुनाव का जो नतीजा होगा ना, और अगर जेडीयू और बीजेपी में कोई खटपट होती है तो वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। जेडीयू के पास 12 सांसद भी है, और उसका कहीं ना कहीं असर केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा। तो बीजेपी भी कोई भी इस तरह का कदम उठाएगी तो वो पूरी एक रणनीति, एक आकलन के साथ उठाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जेडीयू से बिल्कुल अपना जो 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 नाता रिश्ता है तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करे। जहां तक इन नेताओं के बयानों की बात है, तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है कि अब सांसदों को तोड़ने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है, लेकिन उसी स्थिति में जब बीजेपी की सीटों की तादाद पहले की तरह जेडीयू के सीटों की तादाद से कहीं हाँ। ज्यादा रहे, और कहीं जेडीयू की सीटों की तादाद को और ज्यादा कम करने में उनको जो 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 वोट का जो नतीजा है वो इस तरह का है कि जेडीयू की सीटों की तादाद और पहले से कम हो जाए, जो कि होती नजर नहीं आ रही अभी तक के सिनेरियो या अभी तक के वोटिंग के हिसाब से अगर देखें तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच और बीजेपी के बीच, वो एक इस थ्योरी को लेकर सामने आ रही है कि ये इस तरह के जो नेता हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका आकलन इस तौर पे भी किया जा रहा है कि इस तरह के जो नेता हैं वो जेडीयू वो बीजेपी की भाषा में बात करके उनको एक भ्रम में रखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो होगा वो ये है कि कितनी बड़ी जीत के साथ नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार इतनी बड़ी जीत के साथ आ जाते हैं कि सीएम बने रहते हैं, और बीजेपी के साथ ही सीएम बने रहते हैं, तो फिर पार्टी में टूट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक दो नेता जो बोल रहे हैं उनके मुंह पे पट्टी लग जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से बीजेपी के साथ अनबन होती है और जेडीयू, नीतीश कुमार जो है फिर भी अगर आरजेडी के साथ, ये एक संभावित सिनेरियो है, आरजेडी के साथ सरकार बनाने में सफल होते हैं और चेहरा सीएम बने रहते हैं, तो उस वक्त उस लिहाज से भी इन नेताओं के लिए जो अलग तरह की भाषा इस्तेमाल करते हुए कहे जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा पार्टी तोड़ना। क्योंकि कोई भी सांसद अगर टूटता भी है तो उसको आकर राजनीति बिहार में ही करनी है, और हाँ। नीतीश कुमार के 16% वोट बैंक के साथ ही करनी है। तो ऐसे में जमीन से कटकर कोई भी साल 2 साल के लिए हो सकता है जाने की सोच सके, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जो उनका जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। और आखिरी बात, आपने एक बड़ी सही बात कही कि नीतीश ही जेडीयू है और जेडीयू ही नीतीश है। तो ये तो नीतीश कुमार के चेहरा और या सीएम रहने तक ये बात बिल्कुल वाजे तौर पे साफ है। लेकिन यही इस पार्टी की कमजोरी भी है, क्योंकि सेकंड लीडरशिप इसमें पनपा नहीं है। और ये भी एक बड़ी कमी बताई जाती है कि अगर नीतीश कुमार जो है अगर अपना रिटायरमेंट लेते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, तो कौन दूसरा ऐसा लीडर होगा जो पार्टी को लीड करेगा। तो ये इस पार्टी के खिलाफ भी ये बात जाती है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश से ही जेडीयू का वजूद है, और अगर नीतीश चेहरे के तौर पर वहां नहीं है तो फिर पार्टी का क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। अभी क्योंकि सेकेंड राउंड की वोटिंग चल रही है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि युवाओं में भी बहुत जोश है इस मामले, इस बार वोटिंग को लेकर युवा भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो क्या उमा जी,
तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, उनके वायदे पर सवाल उठा सकते हैं कि कहां से आएंगे, कैसे आएंगे वो सब, क्योंकि राजनीतिक दल कई बार ऐसे वायदे करते हैं जिसके बारे में बता पाना सीधे तौर पर कि कहां से पैसा आएगा ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या उनके वायदे पर लोग भरोसा कर रहे हैं? युवा खासतौर पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में दो तरह के वोटर हुआ करते थे, एक फॉर लालू और एक एंटी लालू। कई बार लोग एनडीए से नाराज भी होते थे, लेकिन वो चूंकि लालू यादव को वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो आरजेडी की तरफ नहीं जा पाते थे। क्या किसी तरह का बदलाव युवाओं के माइंडसेट में हुआ है? क्योंकि ये जो वोटर हैं, ये तो फर्स्ट टाइम वोटर है ना। जिस कथित जंगल राज की बात की जाती है, वो तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं। इन्होंने तो 20 साल से नीतीश जी का ही राज देखा है। जी देखिए, अगर आपकी आखिरी बात का पहले जवाब दें तो बीजेपी के कई नेता हैं, वो एक अंदरूनी बातचीत में ये मानते हैं कि देखिए, याद दिलाने से हर बात याद आ जाती है। अगर किसी नौजवान ने वो जमाना नहीं देखा है, तो उनके परिवार के किसी ने देखा है, उनके माता पिता ने देखा है। और हम जब इस नैरेटिव को लेकर चलते हैं, यानी कि बीजेपी के लीडर उस नैरेटिव को लेकर चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं असर करता है। ये बात तो अपनी जगह। आपका मूल प्रश्न ये है कि जो युवाओं में एक जोश, एक उल्लास देखा जा रहा है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और आपको याद होगा कि 2020 में भी तेजस्वी यादव ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, बिल्कुल। और उन्हें 10 लाख नौकरी देने की बात की थी। और वो ये भी दावा करते हैं कि 17 महीने जो उनकी सरकार रही, जो कि नीतीश कुमार के साथ ही रही, उसमें नौकरियों के सृजन की काफी जो कोशिशें हैं वो की गई। अब यहाँ पे रोजगार के वादे जो हैं वो सिर्फ बिहार सरकार या बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं कर रही, बल्कि केंद्र सरकार के लेवल पर होता रहा है। 2 करोड़ की रोजगार की हर साल की बात प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कर चुके हैं, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? नौकरी की बात अलग है, रोजगार सृजन की बात अलग है। वो एक डिमार्केशन बताकर ये कहा जाता है कि ये दोनों अलग अलग अलहदा विषय है। लेकिन जो नौकरी, और ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, इवन प्राइवेट नौकरी की जो बात है, उसकी बड़ी दरकार है। और इसी खोज में जो है, यहाँ से बिहार से जो युवा हैं वो बाहर पलायन करके जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, 91 में बिहार से मैं दिल्ली गया था पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था उस समय इतनी ध्वस्त हो चुकी थी कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था वो तकरीबन 5 साल में पूरा होता था। और मैं ही नहीं, बहुत सारे जो विद्यार्थी यहाँ से गए, वो दिल्ली जाकर या दूसरे महानगरों में जाकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो एक जमाना ऐसा था जहां पर यहाँ पे कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। लेकिन अब ये 2000 ये 1990 का दशक नहीं है, ये 2025 है। और ऐसे में काफी ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बिहार के लोगों को भी हो चुका है, एक्सपोजर हो चुका है, चाहे कुछ उनको मिला हो या ना मिला हो। मैं पिछले 3 चुनावों से यहाँ के चीनी मिल को लेकर रिपोर्ट करता रहा। इस बार मैं आज ही होकर कहा कि मैं चीनी मिल की रिपोर्ट करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर बार वादा होता है, हम्म। मिल चालू करेंगे, धुआं उड़ाएंगे, चाय पियेंगे आपके साथ, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक रीगा चीनी मिल, जो कि अगेन तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 17 महीने की उनकी सरकार थी, तो रीगा चीनी मिल जो है उन्होंने चालू किया। तो ऐसे 5-7 जो चीनी मिल है वो बंद पड़े हैं, तो रोजगार सृजन कहाँ से होगा? तो बातें सभी करते हैं, चुनाव के वक्त में खास तौर पर उससे एक उम्मीद पनपती है, और इस वजह से भी युवा जो है वोट करने के लिए आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, या बड़ी बड़ी बात यही है कि क्या इस बार भी जो भी पार्टी जीत कर आए, चाहे तेजस्वी यादव जीत कर आए, चाहे फिर से एनडीए अपने आप को दोहराए, रोजगार को लेकर उनके लिए मौके क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है। और सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। सवाल तो उनसे भी पूछा गया है जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ जो नौकरियां हैं वो हम लेकर आएंगे, और वो कहीं पर जमीन पर दिखी नहीं। लेकिन उमा भाई, जाते जाते मैं एक सवाल करूंगा कि आपने कहा कि 90 के दशक में आप बिहार छोड़कर आए। आज जब आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, तब भी बदला तो कुछ नहीं ना। पढ़ाई के वो मौके वहां पर आज भी नहीं है। वहां पर आज भी एग्जाम्स जिस तरीके से लीक होते हैं, जिस तरीके से रोज छात्रों को लाठियां पड़ते हुए हम विजुअल देखते हैं, नतीजे नहीं आते, परीक्षा हो जाती है, स्थितियां तो बदली नहीं ना। और अपराध के भी आंकड़े जो लालू यादव के टाइम पर जिस तरीके के आंकड़े थे, आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी, उसमें कोई सुधार नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी है ना मीडिया का। उसे ये जंगल राज नहीं दिखाई देता। यहां पर जब मुख्यमंत्री आवास के सामने गोलियां चल जाती है वो नहीं दिखाई देता। बीच चुनाव में हत्याकांड हो जाता है, उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता जिस तरीके से बाकी मुख्यमंत्रियों के मामले में दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का भी तो खेल होता है ना, क्योंकि स्थितियां तो कमोबेश वैसी ही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि समय के साथ कुछ चीजें होना लाजमी होती है। अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया में हाईवे बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस सरकार का दौर नहीं हाँ, होता तो बिल्कुल। हाईवे नहीं बनता।
वो बिल्कुल बन रहा होता। हो सकता है कि गति थोड़ी कम होती, हो सकता है कि काम थोड़ा ढीला होता। जो कांग्रेस के जमाने में हम पंचवर्षीय योजनाओं हाँ। की बात सुनते थे, वो कई वर्षों तक चलती रहती थी। तो हर सरकार जो है ना, वो कुछ अच्छे काम करती है। तो हाँ। अगर केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो उन्होंने भी अच्छे काम किए। हाँ। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एनडीए का रूल बिहार में है तो सारा कुछ, सारी जो समस्या है सॉल्व हो गई है। अगर ऐसी सारी समस्या सॉल्व हो गई रहती तो खुद बीजेपी के जो नेता हैं वो जंगल राज की याद नहीं दिला रहे होते, हाँ। बल्कि वो ये बात कर रहे थे कि देखिए हमने ये चीनी मिल चालू कर दिया, देखिए हमने आपको इतना रोजगार दे दिया, देखिए अब विद्यार्थी जो है वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते, देखिए उमाशंकर सिंह जी अपने गांव को लौट गए हैं। तो ऐसी बातें वो कहते नजर आते हैं। लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं, 20 साल पुरानी बात याद हाँ। दिला रहे। ठीक है, वो दौर था, मैं मानता हूँ, और इसमें कोई भी बचाव नहीं कर सकता हाँ। उस जमाने का। अब मुझे याद है 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार पहली बार आई थी, और उसके बाद जब यहाँ पे सड़कें बननी शुरू हुई थी, मैं 2008 में पहली बार दिल्ली से गाड़ी चलाकर बिहार आया था, और मैंने इस बात की, उस समय सोशल मीडिया इतना था नहीं, ट्विटर 2008 में था नहीं, 9 में आया। तो उस समय के ट्वीट तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे क्योंकि ट्वीट था ही नहीं। लेकिन उस समय मुझे लगा कि वाकई में देखो फर्राटे के साथ, जबकि सड़कें वहां पे बनी रही थी, बहुत सारे ऐसे जो जो संपर्क सड़क थे वो नहीं बने थे, पुल आधा बना था। उसमें भी गाड़ी उतार कर चला कर लेकर आया तो लगा कि एक हम नए बिहार में आए हैं। तो 2005 से 2010 के जो नीतीश का जो रूल है वो आप एक तरह से कह सकते हैं गोल्डन एरा था बिहार के लिए। तो उस मद्देनजर कि उसके पहले हमने बहुत कुछ ऐसा देखा था। मैं आपको बताऊं, अगर सामान्य भाषा में, अगर सड़कें टूटी होती थी, कीचड़ होता था, लोग ईंट रखकर चलना सीख लेते थे, हाँ। लेकिन कोई ये मांग नहीं करता था कि यार सड़कें बनाओ। किसी तरह का पब्लिक आउटरीच वहां उस समय पे नहीं होता था। तो वो जमाना भी हमने देखा है। उसके कॉन्ट्रास्ट में आज की तारीख में बहुत कुछ यहाँ पर है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जो ये डिजर्व करता है स्टेट। और वो सरकारी योजनाओं की जो बात है वो जरूर की जाती है, लेकिन जमीन पे उसको उतारा नहीं जाता। इसलिए हर बार बिहार जो है वो आउटरीच फील करता है, आगे बढ़कर वोट करता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है जो मिलना चाहिए इस बिहार को नहीं मिलता है। और इसलिए उम्मीदों का जो सिलसिला है, जो चाशनी है, वो हर पार्टी की तरफ से दी जाती रही है। अब खास तौर पे अगर ऑपोजिशन की बात करें, यानी कि आरजेडी की बात करें, तो उसको तो मौका मिलता ही है चुनाव के वक्त में उन मुद्दों को उठाने का जो उसके हिसाब से लगता है यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे, मेरा सवाल सत्तारूढ़ गठबंधन से ये है, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स की वोटिंग हो रही है नीतीश के फेवर में, एक सहानुभूति की लहर दिख रही है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा जो आपने कहा कि बिहार में अभी भी वो सब कुछ नहीं है, पिछड़ा, अति पिछड़ा हाँ। राज्य अभी भी है। एक एक विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज, इस सब की मांग जो है लगातार होती रही। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो भाषण याद होगा, 1 करोड़ लाख दे दे, या 1 लाख करोड़ दे दे, या एक डेढ़ लाख लाख करोड़ दे दे, जो भी है, जो भी उनका वो था। तो वो कहाँ गया, वो कहाँ आया, जमीन पे आया नहीं आया। तो बेहतरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितना ये राज्य डिजर्व करता है उस हिसाब से अभी भी ये मुंह ताक रहा है, और तभी उम्मीदों के साथ एक बार फिर से वोट कर रहा है। चलिए उमा भाई, आपने समय निकाला। और चुनाव तो वैसे भी कहा जाता है कि होते रहने चाहिए, देश के विकास में चुनाव बड़ी भूमिका निभाते हैं, और चुनाव से विकास को कुछ रफ्तार भी जरूर मिलेगी, यही उम्मीद की जानी चाहिए कि। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात आपने जिक्र किया था कि लालू यादव ने, उन्होंने कहा है कि रोटी पलटनी चाहिए। मुझे याद है कि हाँ। अमर सिंह ये बात जो है वो यूपी में बार बार कहा करते थे कि सत्ता जो है उलट पलट की रोटी है। और हाँ। उत्तर प्रदेश में हमने साफ तौर पे पहले देखा था कि हर 5 साल के बाद जनता जो है वो सरकार पलट देती थी, एसपी और बीएसपी के बीच। और उसके पहले के दौर में भी जब तक कांग्रेस का क्षत्र राज था, वो तो बीते जमाने की बात हो गई। तो उलट पलट की रोटी जो है वो जनता को हमेशा ये लगता है कि इस सरकार ने 5 साल ठीक काम नहीं किया, अब इसको पलट देते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट का जो फैक्टर है बिहार में पिछले 20 साल से उस तरह से नजर नहीं आता। अगर सिर्फ 2015 की बात करें हाँ। तो जो जो जातीय समीकरण, अगर आरजेडी जेडीयू आज भी एक हो जाए, या हाँ। 2015 में जब एक हुई थी तो जो नतीजा आया था वो जातीय समीकरण की वजह से आया था। हाँ। उसके अलावा जो एक एंटी इनकमेंसी जो फैक्टर है वो 20 साल में यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो रोटी पलट नहीं रही। बेशक इस बार लालू यादव को ये लग रहा हो कि शायद जनता पलट देगी, तो इसके लिए हमें 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा भाई, और कोशिश करेंगे एक बार वोटिंग वगैरह हो जाए तो फिर से आपसे जुड़कर क्या माहौल रहा उस पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, विक्रांत।